दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिरौन मिस्र का एक बादशाह था जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रब मनवाने पर बाजिद था, और जो भी उसकी नाफरमानी करता तो वो उसे बेदर्दी से कत्ल कर देता। फिरौन की एक इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम तारीख ने स्कोटिया लिखा है। स्कोटिया के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र मिस्र से दूर दराज मुल्क आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में वाक़ है। लेकिन नाज़रीन, यहां सवाल यह पैदा होता है कि फिरौन की ये इकलौती बेटी मिस्र से लाखों मील दूर आयरलैंड की इस वादी में कैसे पहुंची। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जब फिरौन की बेटी बीमार हुई थी तो कैसे उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक राल से तंदुरुस्ती नसीब हुई। दोस्तों, ये कब्र आयरलैंड से दूर ट्राली नामी कस्बे में मौजूद है। ट्राली की ये वादी अपने अंदर सदियों पुरानी कुछ कहानियां समेटे हुए है जो आयरलैंड के लोगों में सीना बसीना मुंतकिल होती रही हैं। ये कहानियां स्कोटिया नामी फिरौन की बेटी से जुड़ी हैं जो अपने दौर की ताकतवर तरीन हुक्मरान थी। उस वादी में ना सिर्फ उसकी कब्र मौजूद है बल्कि उस वादी में एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई। ये जंग स्कोटिया और यहाँ के मकामी लोगों के दरमियान लड़ी गई थी। चूंकि स्कोटिया और उसके साथी जदीद और बेहतरीन हथियारों से लैस थे और बहुत बेहतर हिकमत अमली भी रखते थे, लिहाजा वो ये जंग जीत गई। उन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया और इनकी आने वाली नस्लें यहीं परवान चढ़ने लगी। कदीम रिवायात के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फिरौन की बेटी की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, इसी वजह से इनको स्कूट कहा जाता है। कदीम रिवायात के मुताबिक इस शहजादी को मोहब्बत की पादाश में मिस्र से दरबदर कर दिया गया था। असल में यह शहजादी अपने महल में मौजूद एक बदसूरत गुलाम पर आशिक हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहजादी उस आरिफ नामी गुलाम के करीब होती चली गई और अपने उमूरे सल्तनत में भी दखल अंदाजी की इजाजत देने लगी। ये सब माजरा देखकर महल के दूसरे गुलामों को शहजादी पर शक होने लगा, लिहाजा उन्होंने शहजादी की जासूसी का फैसला किया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उनको इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया, लिहाजा उन्होंने ये सारा माजरा फिरौन के सामने रख दिया। फिरौन ये सुनकर आग बगोला हो गया और फौरन अपनी बेटी को दरबार में तलब किया। जब फिरौन की बेटी स्कोटिया ने मोहब्बत का एतराफ करते हुए आरिफ को छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिरौन ने स्कोटिया को मुल्क से दरबदर कर दिया और आरिफ नामी गुलाम को कैद में बंद कर दिया, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, जब उस शहजादी को मिस्र से निकाला गया तो उस वक्त मिस्र एक अजीम ताकत के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मिस्र के इक्तिदार को गिरहन लग गया, क्योंकि उसी दौर में बनी इसराइल के खरूज और फिरौन के घर के आब का वाकया पेश आया था। जबकि कुछ मौरखीन इथियोपिया के जंगजुओं की मिस्र पर यलगार करने को भी इस दौर का वाकया करार देते हैं। मिस्र से निकाले जाने के बाद स्कोटिया ने स्पेन में क्याम किया, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उस शहजादी को यह इलाका भी रास न आया। चूंकि स्कोटिया बहुत दौलत और हीरे जवाहरात रखती थी, इसलिए इसके साथ कुछ लोग भी शामिल होते गए। स्पेन को छोड़कर यह काफिला सफर करता करता एक नामालूम जजीरे पर पहुंचा। दोस्तों, यही वो जजीरा है जिसे आज आयरलैंड कहा जाता है। जब स्कोटिया और इसके काफले वाले यहां आकर आबाद हुए तो वहां के मकामी लोगों ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। चूंकि स्कोटिया और उसके साथी जदीद हथियार रखते थे, इसलिए उन्होंने वहां के मकामी लोगों को शिकस्त देकर वहां क्याम कर लिया और यहाँ के तमाम तर वसाइल पर भी कब्जा कर लिया। बाद में जब इनकी नस्लें फलना फूलना शुरू हुई तो उन्होंने स्कॉटलैंड पर भी अपनी कॉलोनियां तामीर कर ली और उस जगह का नाम अपनी मलका के नाम पर स्कॉटलैंड रख दिया, जो आज इसी नाम से मशहूर है। नाज़रीन, उसी इलाके में एक पत्थर भी मौजूद है जिसको किस्मत का पत्थर कहा जाता है। इस पत्थर के बारे में लोगों का मानना है कि इस पत्थर की असल मालिक भी स्कोटिया ही है। जब भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किसी को राजा चुना जाता है तो उस पत्थर पर बिठाकर ताजपोशी की जाती है। यह पत्थर इतना कीमती माना जाता है कि इस पत्थर की वजह से कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं, जबकि मलका स्कोटिया की मौत भी आयरलैंड में एक जंग के दौरान ही हुई थी। यहाँ कुछ मौरखीन का कहना है कि ये सब बातें महज मकामी रिवायात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ज्यादातर मौरखीन इन बातों को बिल्कुल हकीकत पर मबनी करार देते हैं। एक दफा फिरौन की बेटी शदीद बीमार हो गई। बेशुमार मुआलिज उसका इलाज करने आए, लेकिन वो इसको ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि फिरौन ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो मेरी बेटी को सेहतयाब करने में कामयाब हो गया उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई हकीम उसकी बीमारी का इलाज न कर सका। आखिरकार फिरौन को काहिनों ने बताया कि एक बच्चा दरिया नील को पार करके आएगा और अपनी राल से इस लड़की का इलाज करेगा।
اب فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کسی ایسے واقعے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریا نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پانی پہ تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے صندوق کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب فرعون کے ملازم اس صندوق کو دریا سے باہر لے آئے تو کسی کو بھی اس صندوق کو کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر فرعون نے خود صندوق کھولا اور فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک مہتاب چمک رہا ہے۔ اس چاند جیسے بچے کے چہرے سے ایک نور کی کرن پھوٹی جس نے فرعون کی بیوی کا دل منور کر دیا۔ لہٰذا یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس بچے کو اپنے گھر لے آئی اور پرورش شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ فرعون تھا جو اپنے تخت کی خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی رہنمائی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنا دودھ پلانا چاہا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اسی دوران فرعون کو یہ خیال آیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے منہ کی رال سے میری بیٹی صحت یاب ہوگی۔ لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی رال اپنی بیٹی کے جسم پر لگائی، جس سے معجزاتی طور پر وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔